हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने आपके सभी सब्जेक्ट्स का बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस बता दिया है एंड उसके अकॉर्डिंग लगातार हम आपका बैक टू बैक सब्जेक्ट से क्लासेस लेकर के आ रहे हैं कि हाँ अब उसके हम यूनिट एक एक यूनिट करके आपका पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आपका बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर पर ऑलरेडी हमने सोशियोलॉजी, जियोग्राफी दो सब्जेक्ट्स के यूनिट 1 से रिलेटेड चार वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। एक एक यूनिट के हम 4 वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें हम अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस, लघुत्तरीय क्वेश्चंस, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस और ऑप्शनल क्वेश्चंस, इस तरीके की 4 वीडियोस आपको मिल रही हैं एक एक सब्जेक्ट के एक एक यूनिट से। तो यूनिट नंबर 1 आपके सोशियोलॉजी एंड जियोग्राफी का समाप्त हो गया है एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास का सेकंड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड अति लघुत्तरीय प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है या अदर सब्जेक्ट की आपको वीडियो देखनी है तो प्लीज चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको बेहतर लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो अति लघुत्तरीय में यूनिट नंबर 1 का अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन बन रहा है वो है आपका प्राचीन इतिहास में यात्रा वृत्तांत पर टिप्पणी लिखिए। कि प्राचीन जो इतिहास है उसमें आपका यात्रा वृत्तांत क्या है। यात्रा वृत्तांत पर आपको टिप्पणी लिख करके बताना है कि आखिर यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं। तो भारतीय इतिहास की जानकारी प्रदान करने में विदेशी यात्रियों का काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यात्रा वृत्तांतों पर प्रकाश अगर हम डालें तो यात्रा वृत्तांतों पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर रमाकांत त्रिपाठी ने लिखा है कि इसमें भारतीय तिथि के प्रशांत सागर के समसामयिक स्थापित करने में सहायता मिलती है। विदेशी वृत्तांताओं का विवेचन हम 4 भागों में कर सकते हैं, यानी कि 4 प्रकार के या 4 जगहों के विदेशी जो है यात्री आए हुए थे जिन्होंने अपनी यात्रा के दौरान पुस्तकें लिखी हुई हैं जिससे हमें तमाम सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं उस टाइम पीरियड के बारे में या प्राचीन इतिहास के बारे में। तो इसको इन्होंने 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ा हुआ है। इसमें पहला आ जाता है आपका यूनानी यात्री। यूनानी लेखकों में आपका नाम आता है हेरोडोटस। इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय सीमा प्रांत हखवी साम्राज्य के मध्य जो है राजनीतिक संपर्क था उस पर प्रकाश डाला। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज आया भारत में, जो कि यूनानी राजपूत था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत के जो है संस्थाओं, भूगोल, कृषि आदि के विषय में प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त जो है एरियन, स्ट्रेबो आया, जस्टिन आए, इन्होंने भी अपनी रचनाएं लिखी। यूनानी लेखक प्लिनी द्वारा रचित जो है नेचुरल हिस्ट्री, इसमें भारतीय पशुओं, पौधों, खनिजों, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इतने सारे यूनानी विद्वान आए, यूनानी लेखक आए जिससे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। इसके बाद दूसरा बात कर लेते हैं चीनी यात्री। चीनी यात्रियों में सबसे जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो नाम आता है फाहियान का, ह्वेनसांग का, इत्सिंग का। इन्होंने अपने वृत्तांत लिखे हुए हैं। फाहियान जो था वो 5वीं शताब्दी में भारत में की धर्म पद्धति के बारे में लिखता है। ह्वेनसांग जो है वो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और उन्होंने शिक्षा पद्धति पर प्रकाश डाला हुआ है कि भारतीय शिक्षा पद्धति कैसी थी। इत्सिंग जो है ये 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और इन्होंने भारत में बौद्ध शिक्षा की वेशभूषा, खान पान, इन सभी चीज़ों पर प्रकाश डाला था। तो यूनानी आए, चीनी लेखक आए। इसके बाद तिब्बती लेखकों के बारे में बात किया जाए तो तिब्बती लेखक में आपका बौद्ध लामा हो गया, तारानाथ हो गया। इन्होंने तंगपुर नामक ग्रंथ में मौर्य काल की घटनाओं का उल्लेख किया हुआ है कि मौर्य काल में क्या चीज़ किस तरीके से थी। इसके बाद बात करते हैं, अगला जो आता है वो है अरबी लेखक। अरबी यात्रियों में जो है अलबरूनी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने 11वीं शताब्दी में भारत की दशा पार पर विस्तृत प्रकाश डाला है। तहरीक हिंद नामक ग्रंथ अलबरूनी ने लिखा है। इसके अतिरिक्त यात्रियों में अल बिरादरी हो गया, सुलेमान हो गया, अल मसूदी हो गया, इन्होंने भी यात्रांत लिखे हुए, अपने वृत्तांत लिखे हुए हैं जिससे पता चलता है कि मुसलमानों ने भारत पर अधिकार किया। तो इस तरीके से मतलब ये आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, तो इस तरीके से आपको लिखना है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है ये कह रहा है आपसे कि प्राचीन भारतीय जो इतिहास है उसको जानने के लिए अभिलेखन, मुद्रा और लौकिक साहित्य पर संक्षेप में प्रकाश डालिए कि किस तरीके से हम अभिलेखों के माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से और लौकिक साहित्य के माध्यम से प्राचीन इतिहास को जान सकते थे। तो प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी देने वाले जो है प्रमुख पुरातात्विक स्रोत निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला आता है आपका अभिलेख। अभिलेखों में तत्कालीन जो भी अभिलेख लिखे जाते हैं उसमें उस समय टाइम पीरियड पर तत्कालीन जो राजनीति होती है, सामाजिक स्थिति होती है, उन सभी की जानकारी वहाँ पर लिखी हुई मिलती है। इस संदर्भ में जो है रमेश चंद्र मजूमदार ने लिखा है कि अभिलेख जो है सामयिक होने के कारण विश्वसनीय परिमाण है, यानी कि उस समय पीरियड पे ही लिखे गए हैं। उनमें से हमें सबसे अधिक सहायता मिलती है जब हम इतिहास को जानने जाते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें आती है आपकी मुद्राएँ।
मुद्राओं के अध्ययन को जो है मुद्रा शास्त्र भी कहा जाता है। और प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के लिए पुरातात्विक स्रोतों में मुद्राओं का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वे आहत सिक्के कहलाते हैं और ये मुद्राएं धार्मिक, आर्थिक और कला पर बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश डालती हैं कि क्या उस समय ठीक था। अब उस समय सिक्के पर किस धर्म का कौन सा सिग्नल देखने को मिलता है, इससे हमें धार्मिक चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है, सामाजिक चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है। बीजी गोखल ने जो है मुद्राओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि प्राचीन सिक्के यानी कि मुद्राएं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उसके बिना विश्वसनीय इतिहास की रचना प्रायः असंभव सी लगती है। इसके बाद तीसरा जो है आपका वो साहित्य आ जाता है, जिसमें लौकिक साहित्य आता है। तो लौकिक साहित्य में जो है पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, यद्यपि एक व्याकरण ग्रंथ है, फिर भी उसमें हमें मौर्य पूर्व और मौर्यकालीन जो राजनीतिक थी, सामाजिक, धार्मिक, इन सभी अवस्थाओं का प्रमाण देखने को मिलते हैं। विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस देव के कथा जो है, सारी सागर, धर्मेंद्र का जो है बृहत् कथ मंजरी से मौर्य काल की घटनाओं के बारे में हमें जानने को मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के कुछ अध्यायों से हमें मौर्य शासन काल, कादंबर के नीति शास्त्र से गुप्तकालीन राज्यतंत्र हो गया, सोमदेव सूर्य का जो है नीति वाक्यामृतम हो गया, पतंजलि का महाभाष्य हो गया, कालिदास कृत जो है मालविकांगिनी मिश्र हो गया, ज्योतिषी ग्रंथ गार्गी संहिता हो गया, शूद्रक के मृच्छकटिका हो गया, नाटक और दंडी के जो है 10 कुमार हो गया। इन सभी चीज़ों में, इन सभी जो भी साहित्य लिखे गए, लौकिक साहित्य लिखे गए, इनमें हमें उस टाइम पीरियड के इतिहास के बारे में, मतलब उस टाइम पीरियड के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के बारे में हमें पता चलता है। तो सामाजिक राजनीतिक स्थिति को पता करने के लिए अभिलेख, मुद्रा और लौकिक साहित्य का इस तरीके से योगदान रहता है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ कि प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक क्षेत्रों में बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य की विवेचना कीजिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास को अगर हम समझने जाएं तो उसमें बौद्ध साहित्य का और जैन साहित्य का क्या योगदान है। तो सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ इसके साहित्यों में भी वृद्धि किया गया। बौद्ध साहित्य के कुछ मुख्य अंग जिसमें आता है आपका जातक और पिटक, यानी कि किसी भी धर्म को अगर आपको बताना है तो उसके लिए एक बुक रहता है, तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं। जातक में जो है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन मिलता है और ये कथाएं मिलती हैं जिसमें प्राचीन भारत के समाज की जानकारी मिलती है। त्रिपिटक सबसे पुराना बौद्धिक साहित्य का ग्रंथ है और त्रिपिटक की रचना महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद किया गया और इसकी जो रचना है ये पाली भाषा में किया गया है। और त्रिपिटक के 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब त्रिपिटक के प्राचीन भारत की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का आभास होता है और सुत्त पिटक के 5वें निकाय में दीर्घ निकाय, जो 5 निकाय होते हैं सुत्त पिटक में, दीर्घ निकाय जो है, मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय जो है, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। और विनय पिटका में जो है बौद्ध संघ के नियमों के बारे में जानने को मिलता है, जिसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। वो नियम कौन कौन से हैं, तो इसमें आता है आपका सुत्त विभंग, खुंदक, परिमोक्ष, परिवार पाठ। अभिधम्म की जो विषय वस्तु है वो दार्शनिक है, जिसमें महात्मा बुद्ध की दार्शनिक शिक्षा का वर्णन देखने को मिलता है, जिससे जुड़े हुए 7 कथानक ग्रंथ हैं। और दूसरे जो साहित्य है वो है जैन साहित्य, जैन धर्म से रिलेटेड साहित्य। अब जैन धर्म जो है प्राचीन जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है, जिसमें महावीर द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों का वर्णन मिलता है और ये प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। जैन साहित्य धर्म के साहित्य में आगम काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्राकीर्ण और 6 छंद सूत्र इसमें पाए जाते हैं। इसकी जो रचना है ये जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा की गई और इसकी रचना जो है प्राकृतिक संस्कृत अपभ्रंश भाषा में किया गया। जैन धर्म के ग्रंथों का संकलन 6वीं शताब्दी में गुजरात के बल्लभी नगर से किया गया था। अन्य मुख्य ग्रंथ, जैन ग्रंथ जो है, जिसमें आचारण सूत्र, भगवती सूत्र, परिष्ठी वर्धन, आदि बालू चरित्र भी इसमें आते हैं। तो 3 क्वेश्चन हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन जो है, प्राचीन इतिहास से संबंधित जो है धार्मिक साहित्य स्रोतों का वर्णन करो कि गैर धार्मिक, मतलब जो धार्मिक से रिलेटेड ना हो, प्राचीन इतिहास के बारे में हमें बताते हों, तो उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो धर्म के अलावा अन्य तमाम सारे साहित्य हैं जो कि धर्मोत्तर साहित्य कहलाते हैं, मतलब धर्म के अलावा ऐसी ऐतिहासिक पुस्तकें, जीवनियाँ, वृत्तांत इसमें शामिल होते हैं। इसमें गैर धार्मिक साहित्य में विद्वानों व कूटनीतिज्ञों की रचनाएं होती हैं और यह साहित्य जो है ये अपेक्षाकृत सटीक होता है।
इसमें प्राचीन राज्यों में विद्यमान जो राज व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, लोकोचार है, जीवन शैली है, तत्कालीन समाज के बारे में उपयोगी जानकारी मिलती है। क्यों इसको कहा गया कि ये ज़्यादा सटीक है? क्योंकि ये जो लिखा जाता है ना, ये किसी धर्म से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। जब आप किसी धर्म से इन्फ्लुएंस होते हैं और उसके बाद कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं, तो उसमें बेसिकली उस धर्म की बड़ाई के बारे में बात किया जा रहा है, उस धर्म के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। लेकिन जब इस चीज़ से परे होकर के सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखा जाएगा, तो एक सटीक जानकारी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 6वीं शताब्दी में पणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान था, और पणिनि द्वारा रचित जो अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण है, इसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समाज पर प्रकाश डाला गया है। मौर्य काल में कौटिल्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र है, उससे शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। विशाखा दत्त द्वारा रचित जो मुद्रा राक्षस है, सोमदेव द्वारा रचित जो है कथा सरित सागर है, क्षमेंद्र द्वारा रचित जो है बृहत काव्य मंजरी है, इससे मौर्य काल के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। और इन पुस्तकों में तत्कालीन धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था के सभी पहलुओं के बारे में जानने को मिलता है कि उस समय मौर्य काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसा था, आर्थिक व्यवस्था कैसा था, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानने को मिलता है। पतंजलि द्वारा रचित जो महाभाष्य है, कालिदास ने जो है मालविकाग्नि मिश्र से शुंग वंश के इतिहास के बारे में हमें जानने को मिलता है। शुकक द्वारा रचित जो है मोक्ष कटिकम तथा दंडी द्वारा रचित जो है 10 कुमार चरित्र से गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानने को मिलता है। बाणभट्ट द्वारा लिखित जो हर्षवर्धन की जीवनी जो है, उसमें सम्राट हर्षवर्धन का गुणगान किया गया है। जबकि वाकपति द्वारा रचित जो गोड़वाहो है, उसमें कन्नौज के शासक केशववर्मन, विल्हर के शासक विक्रमोदेव चरित्र, इसमें कल्याणी के शासक चातुल्य शासक विक्रमादित्य फर्स्ट की उपलब्धियों का हमें गुणगान देखने को मिलता है। तो इसमें और भी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि गैर धार्मिक पुस्तकें हैं। इसमें आपका संख्या कंदकी की रामचरितमानस में पाल राजा रामपाल की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। हेमचंद्र द्वारा रचित जो है वृथाश्रय काव्य में गुजरात के शासक कुमारप्पा की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। पद्मा युक्त की जो है नवसंकाचित काचित्य में परमार वंश और जो है जगानक के पृथ्वीराज विजय के में पृथ्वीराज चौहान का वर्णन मिलता है। कल्हड़ द्वारा रचित जो राजतरंगिणी है, उसमें भारतीय इतिहास के कालक्रम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिससे कालों का डिसाइड किया जा सका है। इसमें विभिन्न राज्यों की वंशावलियों का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। और ये जो पुस्तक है, ये 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा लिखी गई, जिसमें कुल 8 अध्याय हैं। तो इस तरीके से चौथा क्वेश्चन हमने देख लिया कि चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि धर्म के अलावा और कौन से साहित्य हैं जिससे हमें समाज के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमने इतने टाइम पीरियड के बारे में देख लिया। दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित जो संगम साहित्य है, उससे भी जानकारी मिलती है। और यह साहित्य जो है अधिकतर तमिल और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संगम साहित्य में जो है चोलों के बारे में, चेरों के बारे में, पांड्य के शासनकाल के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इत्यादि चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है। इसके बाद इतिहास की जानकारी जो है नदिकलम्बम, कलिनी जो है तुपड़ीरली, चोल चरित्र, इन सभी से हमें प्राप्त होता है। अब आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वें क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे ऐतिहासिक पद्धति के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्य और सीमाओं के बारे में बात करो। तो इतिहास में क्या है, इसका अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि यह भी अध्ययन किया जाता है कि क्यों और कैसे घटित हुआ। इतिहास के द्वारा समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं का क्रमिक और व्यवस्थित अध्ययन करके हम राजनीतिक, सामाजिक जीवन की निरंतरता और सामान्य धारा को समझ सकते हैं। यानी कि हम जब इतिहास को पढ़ते हैं तो उससे हमें सामाजिक चीज़ों के बारे में, सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में, आर्थिक, राजनीतिक घटनाओं के बारे में एक क्रम से जानने को मिलता है। आज यह विचार जोर पकड़ता जा रहा है कि कोई भी घटना अचानक से नहीं घटती है, लेकिन उसका एक अतीत होता है जिसको इतिहास कहते हैं, जिसे बिना समझे उस घटना के संपूर्ण और स्पष्ट व्याख्या और विश्लेषण संभव नहीं है। जब तक आप समझ नहीं लेते हैं कि उसका पूरा सटीक चीज़ क्या है, उसका इतिहास क्या है, तब तक किसी चीज़ के बारे में आपको व्याख्या करने का अधिकार भी नहीं है। और यही कारण है कि समाजशास्त्र में ऐतिहासिक शोध का प्रयोग बढ़ता गया है। वर्तमान समय में ऐतिहासिक पद्धतियों का अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी क्रेज बढ़ता चला जा रहा है। अब बात करें ऐतिहासिक पद्धति का महत्व, तो अतीत काल में घटित घटनाओं का जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको ऐतिहासिक पद्धति की जो है उपयोगिता और महत्व जो है निर्विवाद है, यानी कि इसका इंपॉर्टेंस है ही। अगर आपको जो है अतीत में घटित चीज़ों के बारे में जानना है तो इतिहास तो आपको उलटना ही पड़ेगा। इस पर अपना विचार रखते हुए एच गोयल कहते हैं कि यदि कोई भी सामाजिक अनुसंधानकर्ता जो वर्तमान का विश्लेषण करते समय अतीत की उपेक्षा करता है, वो बहुत बड़ा जोखिम उठाता है। कि मतलब वो आज के समाज को देखता है और आज के समाज के हिसाब से ही वो किसी चीज़ को, कोई चीज़ डिसाइड करता है या किसी निष्कर्ष में पहुंचता है, तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उसको अतीत के बारे में जानना चाहिए कि ये जो सिचुएशन आज हम देख रहे हैं, इसके पीछे इतिहास क्या है, कैसे कैसे इस सिचुएशन तक लोग पहुंचे हुए हैं।
इतिहास हमें अतीत से के समाज का ज्ञान कराता है जिसकी कोई भी वैज्ञानिक अवहेलना नहीं कर सकता। अनेक इतिहासकारों ने अपने अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग किया हुआ है। तो ऐतिहासिक पद्धति के बारे में यहाँ पर बात करने को कहा गया था कि इसका स्पष्ट, इसका उद्देश्य और इसकी सीमाओं के बारे में विवेचना करना था। तो यहाँ तक हमने अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख लिया। अब इसके बाद स्टार्ट होता है आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने फ्रेंड सर्कल में सभी के पास शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी काफ़ी हेल्पफुल हो सके, कंटेंट उनके लिए और उनकी भी काफ़ी हेल्प हो सके। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।